हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रही है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। और ये हमारी क्लास 3rd है और इससे पहले हम 2 क्लासेस करवा चुके और हमारी इस सीरीज़ का नाम है ब्रह्मास्त्र सीरीज़। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आए और ये क्लास आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप इससे पहले मेरी वीडियो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की नहीं देखी हो तो उसे जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, कौटिल्य की सहायता से किसने 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक घनानंद को उखाड़ फेंका था? तो कौटिल्य की सहायता से किसने 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद को उखाड़ फेंका था? तो ये उखाड़ फेंका था चंद्रगुप्त मौर्य ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से धनानंद को उखाड़ फेंका था। और इसके बाद इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो यह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और ये पहले सम्राट थे। फिर बात करें हम कौटिल्य, तो कौटिल्य इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। ओके, फिर अब हम बात करें अशोक, तो अशोक यह मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, मौर्य वंश का यह तीसरा शासक था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था अशोक यह सबसे महान शासक रहा। ठीक है, अशोक इसने कलिंग का युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध किया था। ये युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच। ठीक है, अशोक और खारवेल नरेश के बीच यह युद्ध हुआ था और कलिंग के युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है ना, अशोक का हृदय परिवर्तित होने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था उपगुप्त से प्रभावित होकर। ठीक है ना, किससे प्रभावित होकर? उपगुप्त से, सॉरी। ठीक है, उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अशोक ने इसने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। ओके, चलिए तब नेक्स्ट है फिर आगे अकबर। तो अकबर की बात करें, अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यह इसका पूरा नाम था अकबर का। अकबर यह मुगल वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, मुगल वंश का तीसरा शासक था अकबर इसने 1556 से 1605 तक शासन किया था। ठीक है, 1556 से 1605 तक इसने शासन किया था अकबर इसने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ओके, सॉरी, इसने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर यह हुमायूं का बेटा था। ओके, हुमायूं का बेटा था अकबर इसने
पानीपत का युद्ध भी किया था, ठीक है ना। पानीपत का दूसरा युद्ध किया था। पानीपत का ये दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच, ठीक है। अकबर वर्सेस हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। अकबर इसने बैरम खां, ठीक है ना, बैरम खां के नेतृत्व में हेमू को हराया था, ओके, अकबर ने। फिर बात करें अकबर की, तो अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व, ठीक है, बैरम खान के नेतृत्व में हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। फिर अब बात करें अकबर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई। इमारतें तो अकबर ने बनवाया आगरा का किला, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया, फतेहपुर शहर को बसाया, बुलंद दरवाज़ा बनवाया, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया, और इबादत खाना बनवाया, ठीक है, इबादत खाना बनवाया था, ठीक है। और अकबर इसके 9 रत्न थे, ठीक है, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। फिर बात करें काला अशोक, तो काला अशोक ये है शिशुनाग वंश का शासक था, ठीक है, शिशुनाग वंश का शासक था काला अशोक, ओके। तो ये थी सारी डिटेल्स। सो आई होप आपको ये पसंद आई हो, और आप इसकी ज़रूर क्या कहते हैं नोट ज़रूर बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति के त्यागपत्र या महाभियोग या राष्ट्रपति को हटाए जाने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत में राष्ट्रपति के त्यागपत्र या महाभियोग या राष्ट्रपति को हटाए जाने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति यह कार्यभार संभालता है, ओके। नेक्स्ट है शोभना नारायण एक प्रसिद्ध डैश नर्तकी हैं। तो शोभना नारायण यह एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथक नर्तकी है शोभना नारायण। शोभना नारायण इन्हें पद्मश्री और संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, शोभना नारायण को, ओके। चलिए नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो यह उल्लेख है अनुच्छेद 20(3) में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20(3) में उल्लेख है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट है भगत सिंह और बीके दत्त ने डैश को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बीके दत्त यानी बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने डैश को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। तो ये कब फेंका था? तो यह फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, ओके। हम बात करें भगत सिंह, तो भगत सिंह इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है ना।
एसोसिएशन की स्थापना की? भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चंद्रशेखर और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर। ठीक है, अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। भगत सिंह इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना भी की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डैश सबसे गहरा स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित पतन है। तो इनमें से कौन सा सबसे गहरा स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित पतन है? तो ये है विशाखापत्तनम। राइट आंसर है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। यह विशाखापट्टनम यह भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, फिर बात करें कांडलापट्टनम, तो यह भारत के पश्चिमी तट गुजरात राज्य में स्थित है। ओके, फिर है मुंबई पट्टनम, तो यह भारत के पश्चिमी तट महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, फिर है पारादीपट्टनम, तो यह भारत के पूर्वी तट उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धन का योग करें तो हमें एक वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा के मूल का एक माप मिलता है। ऐसे अनुमान को डैश कहा जाता है? तो ऐसे अनुमान को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ है प्रार्थना कक्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो यह थी मिजोरम में। राइट आंसर ऑप्शन ए, मिजोरम में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी। नेक्स्ट है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अगर निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य वृक्ष हैं? तो भारत में ताड़, नारियल और केवड़ा और अगर यह मैंग्रोव वन सामान्य वृक्ष हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन के सामान्य वृक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल आइटम हेजमैन ट्रॉफी से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा खेल आइटम है जो कि हेजमैन ट्रॉफी से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल। राइट आंसर ऑप्शन बी, फुटबॉल। नेक्स्ट है, उगादि एक तेलुगु त्यौहार है जो डैश के अवसर पर मनाया जाता है। तो उगादि यह एक तेलुगु त्यौहार है जो कि तेलुगु नववर्ष पर मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 40 वर्षों तक भारत पर शासन करने वाले महान सम्राट अशोक की राजधानी को उस समय किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक की राजधानी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था पाटलिपुत्र के नाम से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र के नाम से अशोक की राजधानी को जाना जाता था। और सारनाथ जो कि यह चंद्रगुप्त के समय राजधानी थी। ठीक है ना, चंद्रगुप्त के शासन में सारनाथ राजधानी थी। ओके, फिर बात करें तक्षशिला, तो तक्षशिला यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो कि पंजाब पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। ठीक है, रावलपिंडी में यह स्थित है तक्षशिला, और इसे 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित
किया गया है। ओके, तक्षशिला को। फिर बात करें बोध गया, तो बोध गया वह जगह है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को। ओके, नेक्स्ट है, दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली लेकिन उन्हें सामान्य मतदाताओं द्वारा मत दिया जाना था? तो दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली लेकिन उन्हें सामान्य मतदाताओं द्वारा मत दिया जाना था? तो इन्हें आरक्षित सीटें कब मिली? तो यह मिली थी सितंबर 1932 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में नया संसद भवन किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया? तो भारत में नया संसद भवन यह किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया? तो यह डिजाइन किया गया था बिमल पटेल के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिमल पटेल। फिर यहाँ बात करें रामबी सुतार, तो रामबी सुतार इन्होंने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माता है। ठीक है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी के यह मूर्तिकार है। ओके, रामबी सुतार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो यह किस एक्ट के द्वारा किया गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया? तो ये किया गया था 1833 का चार्टर एक्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 16। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान अधिनियम 1951 द्वारा भारत के संविधान की अनुसूची डैश अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार और उसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए? तो ये जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? तो भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।